Hello, dear friends. Welcome back to my channel, Tripura Culture and People, powered by My Culture, My Tripura. दशरथ देव, जो त्रिपुरा के पहले और अब तक के इकलौते त्रिपुरी मुख्यमंत्री रहे, उन पर हमारे वीडियो के पार्ट 1 में हमने उनके बचपन, पढ़ाई और सशस्त्र संघर्ष के बारे में जाना, जो उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति में आने से पहले किया था। इस पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे उनकी राजनीतिक यात्रा, उनका करियर और त्रिपुरी लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए उनके कदमों के बारे में। साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर भी हम आपको बताएंगे। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। उसका लिंक एंड कार्ड में दिया गया है। बाद में मुक्ति परिषद का नाम बदलकर त्रिपुरा राज्यागना मुक्ति परिषद रखा गया। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद यह संगठन त्रिपुरा राज्य उपाजाति गना मुक्ति परिषद के नाम से जाना जाने लगा। दशरथ देव जीवन भर इसके अध्यक्ष बने रहे और त्रिपुरा के आदिवासी और कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे महान नेता के रूप में अपनी अमर छवि छोड़ गए। 1947 में पार्टीशन के बाद त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, से बड़ी संख्या में बंगाली हिंदू शरणार्थी आ गए। इससे त्रिपुरा की जनसंख्या संरचना पूरी तरह बदल गई। जहां पहले आदिवासी लोग बहुमत में थे, अब वे अल्पसंख्यक बन गए। आदिवासी लोग पहले से ही शिक्षा और आर्थिक रूप से कमजोर थे और अब उन्हें बंगाली शरणार्थियों के साथ असमान मुकाबला करना पड़ा। पंजाब में शरणार्थियों के लिए सरकार ने व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की, लेकिन त्रिपुरा को अकेला छोड़ दिया गया। कांग्रेस सरकार ने यहां तक कि आदिवासी जमीनों पर शरणार्थियों के अवैध कब्जे को भी बढ़ावा दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस मुश्किल समय में दशरथ देवबर्मा ने आदिवासी लोगों को एकता बनाए रखने और बंगालियों के खिलाफ नफरत से बचने की वैचारिक लड़ाई में नेतृत्व दिया। 1952 में जब दशरथ 1952 में थे, देवबर्मा अंडरग्राउंड थे, तब भी वे लोकसभा के लिए चुने गए। शपथ समारोह के दौरान बंगाल के एक वामपंथी सांसद ने संसद में देव की स्थिति का मुद्दा उठाया। स्पीकर जीवी मावलंकर उस अपील से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू को गिरफ्तारी वारंट वापस लेने का निर्देश दिया। इसके बाद देवबर्मा 5 साल बाद आजाद हुए और अब वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बन गए। कॉमरेड दशरथ देव को 1957, 1962 और 2771 में फिर से लोकसभा के लिए चुना गया। उन्होंने हर बार त्रिपुरा के लोगों की आवाज संसद में उठाई, जैसे आदिवासियों के अधिकार, भूमि सुरक्षा और स्वायत्त जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग। उन्होंने बंगाली शरणार्थियों के सही पुनर्वास के लिए भी आवाज उठाई, लेकिन साथ ही आदिवासी और बंगाली समुदायों के बीच शांति बनाए रखी, जिससे वे त्रिपुरा की एकता के प्रतीक बन गए। 1971 में जब बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, दशरथ देव ने संसद में बांग्लादेश को तुरंत मान्यता देने की मांग की। 1960 और 1970 के दशकों में उन्होंने सीपीआईएम और जीएमपी के साथ मिलकर बड़े-बड़े आंदोलन चलाए, जैसे भूमि वापसी, आरक्षण, भाषाई अधिकार और छठे शेड्यूल के तहत स्वायत्त जिला परिषद की मांग। इन आंदोलनों के बाद 57 में लेफ्ट फ्रंट की ऐतिहासिक जीत हुई, जिससे त्रिपुरा की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। हालांकि इस जीत के मुख्य वास्तुकार दशरथ देवबर्मा थे, जिन्होंने जन शिक्षा आंदोलन की भी शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसके बजाय पार्टी ने नृपेन चक्रवर्ती, एक वरिष्ठ बंगाली कम्युनिस्ट नेता को मुख्यमंत्री बनाया। दशरथ देव को शिक्षा और जनजातीय कल्याण मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद दशरथ देव ने आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए अहम कदम उठाए, जिसमें उन्होंने मैट्रिक फेल युवाओं को कोकबोरोक भाषा के शिक्षक और मैट्रिक पास युवाओं को प्राथमिक शिक्षक के रूप में भर्ती करना शुरू किया। इस फैसले से न केवल स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिला, बल्कि आदिवासी संस्कृति और पहचान को भी मजबूती मिली।
इससे सरकार में आदिवासी आवाजें भी जुड़ने लगीं। हालांकि पार्टी के अंदर कई आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्हें लगा कि दशरथ देव और आदिवासी समुदाय के त्याग और योगदान को कम करके आंका गया। इस नाराजगी का फायदा उठाते हुए त्रिपुरा उपजाति युवा समिति TUJS, जो कांग्रेस द्वारा CPIM का असर कम करने के लिए बनाई गई थी, तेजी से लोकप्रिय हो गई। 1980 के दशक की शुरुआत में जो आदिवासी समर्थन पहले CPIM और गणा मुक्ति परिषद के साथ मजबूती से जुड़ा था, वह धीरे धीरे TUJS की ओर जाने लगा। इस बदलाव ने CPIM को आदिवासी इलाकों में चौंकाने वाली हारों का सामना कराया और त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट की राजनीतिक पकड़ कमजोर होने लगी। पार्टी के अंदर गुटबाजी और आदिवासी समर्थन में गिरावट ने दिखा दिया कि असंतुलित नेतृत्व भी सबसे मजबूत राजनीतिक गठबंधनों को तोड़ सकता है। लेकिन फिर प्रतिक्रिया की ताकतों ने हमला बोला। 1980 में जो लोग लेफ्ट के खिलाफ थे, उन्होंने जातीय दंगे भड़काए, जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। डेब का घर भी हमला झेल चुका था और उन्हें कुछ समय के लिए छुप कर रहना पड़ा। उन पर दहशत फैलाने का अभियान शुरू किया गया और 1983 के चुनावों के दौरान उन पर 3 बार हत्या की कोशिश की गई। इन्हीं संघर्षों के बीच 1922 में डेब की अगुवाई में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTADC का गठन हुआ। इसका मकसद था त्रिपुरा के आदिवासी लोगों को स्वशासन देना। यह परिषद राज्य के लगभग 68% इलाके को कवर करती है। डेब के नेतृत्व में इस परिषद ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे कई विकास कार्य किए, जिससे शासन स्थानीय जरूरतों के अनुसार चलने लगा। सारी मुश्किलों के बावजूद 1993 में डेब त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बने। यह ऐतिहासिक था क्योंकि वे पहले आदिवासी चीफ मिनिस्टर बने। 10 अप्रैल 1993 को उन्होंने पद संभाला। हालांकि वे कम्युनिस्ट आंदोलन के दिग्गज नेता और आधुनिक त्रिपुरा के निर्माता थे, फिर भी उन्हें होम डिपार्टमेंट नहीं सौंपा गया, जो आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास रहता है। इस फैसले से पार्टी में गहरी नाराजगी फैल गई, क्योंकि इसे पार्टी के अंदर की राजनीति और बंगाली नेतृत्व के प्रभाव के रूप में देखा गया। कई पार्टी कार्यकर्ताओं और जानकारों ने इसे आदिवासी नेतृत्व को जानबूझकर हाशिए पर डालने की कोशिश माना। नाराजगी तब और बढ़ गई जब इतने वर्षों की सेवा के बाद भी डेब को CPIM की सबसे ऊंची संस्था पोलिट ब्यूरो में जगह नहीं दी गई। लोगों को लगने लगा कि पार्टी के अंदर आदिवासियों की आवाज को अब भी पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद डेब ने धीरे धीरे राजनीतिक मोर्चे से पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति हमेशा एक प्रेरणा बनी रही, संघर्ष, बलिदान और सेवा का प्रतीक। बुढ़ापे और स्वास्थ्य गिरने के बाद भी डेब लिखते रहे और सांप्रदायिकता, अलगाववाद और जातीय नफरत के खिलाफ आवाज उठाते रहे। वे हमेशा एकता और न्याय की बात करते थे। डेब ने जहां एक ओर आदिवासी त्रिपुरी लोगों के अधिकारों की रक्षा की, वहीं उन्होंने बंटवारे के कारण विस्थापित बंगाली शरणार्थियों के स्थायी बसने की भी वकालत की। हालांकि इस मुद्दे पर त्रिपुरी और बंगाली समुदायों के बीच तनाव भी हुआ, लेकिन डेब का मकसद साफ था। वे एक ऐसा त्रिपुरा चाहते थे जहां हर समुदाय सम्मान से रह सके, कोई अपनी पहचान न खोए और कोई बेघर न रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दूरदर्शी नीति कॉमरेड दासाराथा डेब की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। एजुकेशन और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कोकबोरोक भाषा बोलने वाले शिक्षकों की भर्ती शुरू करवाई, जिससे कई आदिवासी युवा जो पढ़े लिखे होते हुए भी बेरोजगार थे, को रोजगार और सम्मान दोनों मिला। ये शिक्षक सिर्फ तनख्वाह नहीं कमाते थे, वे जिंदगियां बदलते थे। उन्होंने एक नई पीढ़ी को शिक्षित किया, कई परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला और एक शिक्षित आत्मनिर्भर समाज की नींव रखी। आज उन्हीं शिक्षकों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और अफसर बने हैं,
जो डेब की दूरदृष्टि और शिक्षा में विश्वास का जीता जागता सबूत है। 1998 में जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने सीपीआईएम को पत्र लिखकर सेंट्रल कमेटी से हटने की अनुमति मांगी और 16 अक्टूबर 1998 16वें पार्टी कांग्रेस के 2 दिन बाद त्रिपुरा ने अपने सबसे महान सपूतों में से एक को अंतिम विदाई दी। कॉमरेड दासाराथा देब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक पुल थे अतीत और भविष्य के बीच, आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच, संघर्ष और सह अस्तित्व के बीच। उनकी नीतियों ने आधुनिक त्रिपुरा की नींव रखी और आज हम में से कई लोगों को जो बेहतर जीवन, सुरक्षित नौकरी और अच्छी शिक्षा मिल रही है, वो सब उनके सपनों की देन है। उनकी विरासत आज भी हमारे विकास में जिंदा है। और इस वीडियो के अंत में बस यही कहेंगे, कॉमरेड दासरथा देब की जिंदगी, उनका संघर्ष और अपनी जनता के लिए उनका प्यार उन्हें दिल से द क्राउनलेस किंग ऑफ त्रिपुरा बना गया। अगर आपको इस महान नेता की कहानी प्रेरणादायक लगी हो और अगर आप हमारे गौरवपूर्ण इतिहास पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और दिल को छूने वाली कहानियां देख सकें त्रिपुरा की धरती से, दिल से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम बाय।